हाँ ठीक है। देखो आज के क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा सोल्यूशन, और सोल्यूशन के अंदर जो अलग अलग तरह का प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में। प्रीवियसली जो हम लोग डिस्कस किए वो था सोल्यूशन का कंसंट्रेशन टर्म, कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम लोग किन अलग अलग टर्मिनोलॉजी में फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें आपको परसेंटेज कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ही आने लगेगा मोल फ्रैक्शन, और सबसे बड़ा एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टोइचियोमेट्री का पार्ट था दैट इज नॉर्मेलिटी, उसको हम लोग खत्म किए। ठीक है, उससे आप न्यूमेरिकल भी बनाए हैं, कुछ एक दो न्यूमेरिकल हम बोले हैं, आप है ना जरूर इसको ट्राई करके खत्म कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम आपको बाद में बताने वाले। आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। यस सर। वेरी गुड। जी अब सर। देखो, अब जो हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशन के अंदर जब हम लोग अलग अलग तरह का सॉल्यूट्स मिक्स करते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या है भाई? एक सॉल्वेंट होगा, उसमें एक सॉल्यूट मिक्स करेंगे। वैसे तो आपको ये सिखाया गया कि सॉल्यूशन को फॉर्म करने का तरीका में सॉल्वेंट आपका अलग अलग फेज में हो सकता है। जैसे सॉल्वेंट आपका सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्वेंट आपका गैस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन का जो जनरल कैलकुलेशन जिसको आप अभी करने जा रहे हैं आगे, उसका एक थीम है कि जो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट वाला पार्ट है वो लिक्विड होगा। सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है वो लिक्विड होगा। अब लिक्विड है तो इस लिक्विड में लिक्विड भी मिला सकते हैं सॉल्यूट की तरह, इस लिक्विड में गैस भी मिला सकते हैं सॉल्यूट की तरह, इस लिक्विड में सॉलिड भी मिला सकते हैं सॉल्यूट की तरह। तो मेरा सॉल्वेंट अभी फिक्स रखना दिमाग में, सबको यह ना अपना सॉल्वेंट फिक्स कर लेना कि सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फेज में होगा। अब इसमें गैस का सॉल्यूशन, इसमें लिक्विड का सॉल्यूशन और इसमें सॉलिड का सॉल्यूशन हम लोग एक एक करके सब धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम आपको एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन बताते हैं। जब आप सॉल्वेंट लिक्विड लेंगे और उसमें गैस मिक्स करेंगे तो गैस का एक सॉलिबिलिटी होता है, कितना अमाउंट डिसॉल्व हो पाएगा। ठीक है, इससे बेस्ट जो आप पहला टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, वो मेनली होता है हेनरीज लॉ। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस का सॉल्यूशन लिक्विड में। जैसे आपका देख ही रहे हैं, आपका कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है भाई? ठीक है, कार्बोनेटेड वाटर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके लिक्विड के अंदर CO2 मेनली डिसॉल्व कर दिया जाता है। इज दिस क्लियर? और उसका कॉन्सेप्ट भी है, बहुत सारा खेल भी आप जानते हैं कि उसको अगर सेक करके छोड़ देंगे तो है ना पूरा उसका ढक्कन टूट के बाहर आ जाएगा, ये सब आप समझते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सब का लॉजिकल थिंकिंग आज हम लोग करेंगे कि कोई लिक्विड है और उस लिक्विड में हम लोग है ना गैस मिलाए हैं, तो गैस कितना ज्यादा लिक्विड में घुला रहेगा, या कब है ना गैस का जो डिसॉल्व होने का एबिलिटी है वो कम होगा, किस किस कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व रहेगा, कौन कौन सा कंडीशन ऐसा है जो गैस का जो सॉलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर उसको कम कर देगा। इन सब पे एक अच्छा डिस्कशन है, और बेसिकली बोला जाए तो ये पूरा थीम कंटेन करता है हेनरीज लॉ। एक पार्ट पढ़ेंगे आज। दूसरा पार्ट हम लोग जब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे उसमें एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिला। जब आप एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाते हैं तो लिक्विड्स आर जनरली सेड टू बी वोलाटाइल। लिक्विड वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल वर्ड का मतलब क्या होता है कि लिक्विड जो है वो लिक्विड में जो आप सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वो अपने लिक्विड फेज से वेपर में कन्वर्ट होता है, उसको वोलाटाइल कहते हैं। पानी को छोड़ दीजिएगा, पानी धीरे धीरे इवापोरेट करेगा, पानी अपना वेपर बनाएगा, इसको कहते हैं वोलाटाइल नेचर। अगर आपको, आप लोग कभी स्पिरिट देखे होंगे, नेल रिमूवर घर में है ना? हाँ सर। वो देखना कहीं, वो देखना कहीं लगा देना, तुरंत है ना उड़ जाता है। उड़ जाने का मतलब है वेपराइज हो गया, लिक्विड था वेपराइज हो गया, करेक्ट है? ये सब वेपराइज होने वाला मोर वोलाटाइल सब्सटेंस है। तो जब आप दो लिक्विड को आपस में मिलाते हैं, जब आप दो लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं तो उनका वोलाटाइल नेचर होने की वजह से वेपर प्रेशर होता है। वेपर का प्रेशर, अभी तो हम यही बोलेंगे लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन कुछ और है, वो उस समय बात करें। वेपर का एक प्रेशर होता है। ठीक है, इस पे बेस्ट हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, आज सुबह वाले डिस्कशन क्लास में हम देख रहे थे, आकाश जी बार बार लिख रहे थे कि सर हम लोग है ना देखे हैं कि यहाँ पे है ना जो वेपर प्रेशर है वो P1 नॉट इज ऑलवेज लेस देन P1 P0 2, ऐसा लिख रहा था आकाश? यस सर। ठीक है, तो ये आपके रॉल्ड्स लॉ में आने वाला चीज है, वहां पे अच्छे से बात कर ले। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जब हम लोग किसी पर्टिकुलर लिक्विड में सॉलिड डालेंगे।
अब देखो लिक्विड तो वेपराइज होता है, ये तो आप भी समझते हम भी समझते, लेकिन सॉलिड तो वेपराइज नहीं होगा। तो सॉलिड को आप है ना नॉन वोलाटाइल मानेंगे, मतलब सॉल्यूट उस समय नॉन वोलाटाइल होगा और सॉल्वेंट वोलाटाइल होगा। ठीक है, तो उस पर बेस्ट हम लोग सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 12 का सबसे 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 इंपॉर्टेंट, जिसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बात समझे, और नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, मतलब मान लो कि अगर सॉल्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो लगभग आधा से ज्यादा चांस है कि उसी में से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिनारियो है जो आप इस पूरे सॉल्यूशन के दौरान जो जर्नी हम लोग स्टार्ट किए हैं, 3-4 क्लास चलने वाला जर्नी है, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लिक्विड होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट। पहला डिस्कशन में कोई गैस होगा, दूसरा डिस्कशन में लिक्विड होगा, और तीसरा जो सबसे मेजर डिस्कशन है उसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बेसिकली सॉलिड होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? यस सर। यस सर। तो देखो हमारे पास फर्स्ट डिस्कशन स्टार्ट होता है, इन फिगर्स को देखिए। आपको है ना बोला गया क्या ना कि देखो भाई, जब हम लोग के पास कोई एक लिक्विड है उसमें आप किसी गैस को डिसॉल्व करते हैं, आपके पास कोई एक लिक्विड है, लिक्विड में आप गैस को डिसॉल्व करते हैं। आप इन फिगर्स पे थोड़ा कंसंट्रेट होइए कि जब आप किसी लिक्विड पे, लिक्विड के ऊपर आप गैस को रखते हैं तो शुरुआत में क्या होता है और थोड़ी देर बाद क्या होता है। जैसे ही आप लिक्विड पे गैस को रखते हैं, गैस का मॉलिक्यूल अंदर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व अमाउंट में रहता है, ये क्रॉस क्रॉस दिखा रहे हैं, और कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स ऊपर में रहता है। जितना लिक्विड का मॉलिक्यूल गैस में डिसॉल्व हो रहा है उतना ही गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड को छोड़ के है ना बाहर आ रहा है। जितना गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है उतना ही लिक्विड से है ना गैस का मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है। इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। जितना अंदर जा रहा है, घुल मिल रहा है, उतना ही है ना बाहर निकल जा रहा है। अब सोचो यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे गैस का डिसॉल्व तो होगा ना, कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे गैस का यहाँ पे डिसॉल्व तो होगा ना लिक्विड के अंदर। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इस लिक्विड के सरफेस पे जो गैस है उसको अगर आप पिस्टन से दबाते हैं नीचे, थोड़ा नीचे दबाते हैं, नीचे दबाने का मतलब है कि जो गैस का प्रेशर उसको बढ़ाएंगे। आप अपने से लॉजिक डेवलप करके बताओ, ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व करेगा या कम गैस लिक्विड में डिसॉल्व करेगा? कम गैस। ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व करेगा, प्रेशराइज करेगा, ज्यादा से ज्यादा गैस जो है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर जाएगा। ज्यादा गैस करेगा सर। हाँ हाँ सर, ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व करेगा। बिल्कुल सही, ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व करेगा। और फिर थोड़ी देर के बाद देखो, शुरुआत में प्रेशर कम था, पिस्टन ऊपर था, उस समय इक्विलिब्रियम था, जितना डिसॉल्व था उतना बाहर था, ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम मेंटेन था। फिर आप पिस्टन को 1 से खिसका के 2 पे ले आए, प्रेशर बढ़ा दिए तो पहले अगर मान लो 10 मॉलिक्यूल गैस का लिक्विड में डिसॉल्व था, तो अब हो सकता है 20 मॉलिक्यूल लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा, और फिर से थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। क्या बोलते हो, सही है? ठीक है, इसी चीज को आप घर में 15 रुपया खर्चा करके भी चाहेंगे तो इसको एन एक्सपेरिमेंट वाइज देख सकते हैं। और ये है तुम्हारे पास कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स ही बोलेंगे, कोई नाम नहीं लेंगे, वैसे आप लोग समझ ही गए होंगे, बोतल। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, जब आप इस पर्टिकुलर बॉटल को थोड़ा सेक कर दो, देखो ठंडा रखते हैं, देखो एकदम सिंपल सा मेरा लॉजिक समझना, ठंडा रखते हैं सर, ठंडा रखते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पीने में मजा आता है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर को कम रखते हैं, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, याद रखिए गैस का जो सॉलिबिलिटी है लिक्विड में वो बढ़ जाता है। गैस इज मोर सॉल्युबल इन लिक्विड। क्या बोलते हो, समझ में आया? हाँ सर। गैस जो है वो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड में सॉल्युबल होता है, इसलिए जब आप कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा रखते हैं तो उसमें CO2 का ज्यादा कंटेंट लिक्विड के अंदर डिसॉल्व रहता है। तो जब आप उसको पीते हैं तो CO2 का ज्यादा कंटेंट बॉडी के अंदर जाता है और आपको थोड़ा ज्यादा रिलैक्स फील होता है। ठीक है, हम लोग बायोलॉजी में नहीं जाना चाहते, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, अब सुनो, जब तुम उसका टेम्परेचर को बढ़ाएगा, पहला बात टेम्परेचर पे कर लेते हैं,
अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए तो क्या बोलते हैं, जो गैस डिसॉल्व था लिक्विड में वो घटा कि बढ़ गया, वो डिक्रीज कर गया। तो टेम्परेचर का इफेक्ट ये कह देना कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। क्या बोलते हो, सही है कि नहीं? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। चल भाई, एक बात खत्म हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस का सॉलिबिलिटी घट जाएगा। ठीक है, अब दूसरा काम करते हैं। जब तक मेरे बॉटल का ढक्कन बंद है, पता है क्या होता है, जब है ना कार्बोनेटेड वाटर को सील बंद किया जाता है तो हाई प्रेशर पे दबा के ढक्कन लगा दिया जाता है, समझे? हाई प्रेशर पे दबा के ढक्कन लगा दिया जाता है। जैसे ही तुम ढक्कन को खोलता है, ढक्कन को खोलता है, याद रखना कि अंदर जो हाई प्रेशर पे दबा के गैस को है ना लिक्विड में ज्यादा घोल दिया गया था, तुम प्रेशर घटाएगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड में घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। अरे यार, प्रेशर को घटाएगा तो सॉलिबिलिटी घटेगा ना? हाँ सर, तो गैस लिक्विड से बाहर निकल जाता है, समझा? जैसे ही तुम ढक्कन खोलता है प्रेशर घटता है, वैसे ही है ना गैस लिक्विड से बाहर निकल जाता है, और वही लिक्विड तुमको लगता है कि वहां से ना झाग के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो जैसे ही आप कैप को ओपन करेंगे, कैप ओपन, प्रेशर घटा भाई, प्रेशर घटा, जो गैस का सॉलिबिलिटी है घटा, इन लिक्विड घटा। तो जैसे ही सॉलिबिलिटी घटा, ये लिक्विड से बाहर आने लगता है, ये गैस लिक्विड से बाहर आने लगता है कि झाग के फॉर्म में लिक्विड से गैस बाहर आ गया। क्या मेरा कॉन्सेप्ट पूरा प्रैक्टिकली आप समझ पाए? चलिए, अब हमारे पास है इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्या आप तैयार है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए? ये था आपका लॉजिकल डिस्कशन कि हाँ होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग ये पता करेंगे कि कितना गैस घुला है, कितना उसका कंसंट्रेशन है लिक्विड के अंदर, और कितना प्रेशर रहने से कितना गैस घुलेगा। इन सब का डिस्कशन जब आप करते हैं तो आपका मैथमेटिकल एनालिसिस है, बट द लॉजिकल थिंकिंग जैसे कि आपको अभी पढ़ाया गया। ठीक है, नाउ सबको ध्यान देना जो तुम्हारे सामने यहाँ बोल रहे हैं। देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है, ये लिक्विड हमारा अभी सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट के अंदर ऐसे बहुत सारा गैस है। जो लिक्विड के अंदर गैस है वो आपका अभी सॉल्यूट है, और ये लिक्विड और गैस मिलके एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हमारे पास लिक्विड के अंदर आप गैस के सॉलिबिलिटी को दिखाना चाहते हैं, गैस कितना खुला हुआ है इसको बताना चाहते हैं, तो इस सॉलिबिलिटी को बताने का दो मेथड आपको दिया जा रहा है कि आप गैस का जो लिक्विड में, वर्ड सुनना ध्यान से, दिमाग तक जाने देना, गैस का जो सॉलिबिलिटी लिक्विड में है उसको आप दो तरीके से दिखा सकते हैं, दो तरीके से बता सकते हैं। ठीक है सर, ये क्या बता रहे हैं सर, थोड़ा बताइए और विस्तार में। जैसे मान लो मृणाल अपने घर में खड़ा हो गया तो हम बोलेंगे भाई अपना हाइट बता, तो ये दो तरीके से बताएगा। एक अपना पूरा हाइट मेजर कर लेगा, सर 5 फीट 9 इंच, या 5 फीट है ना सर 12 इंच, 12 इंच मतलब 6 फीट हो गया, समझा, समथिंग लाइक दैट। और दूसरा ये बोल सकता है कि सर मेरे बगल में एक पर्सन खड़ा है उससे 1 फीट ज्यादा, मतलब ये दोनों केस में अपना हाइट बता रहा है, लेकिन बताने का तरीका अलग अलग है। दोनों केस में बता तो हाइट ही रहा है ना। हाँ सर। ठीक है, उसी तरह किसी लिक्विड में गैस डिसॉल्व है, सर कितना गैस डिसॉल्व है, तो इसको बताने का मेनली दो मेथड होता है। इसको बताने का मेनली दो मेथड होता है। एक मेथड होता है जिसको आप मोल फ्रैक्शन कहते हैं, एक मेथड होता है जिसको आप मोल फ्रैक्शन कहते हैं, और एक मेथड होता है जिसको आप मोलैरिटी कहते हैं। क्या आप दोनों ये पढ़ रखे हैं? चलिए सब कोई तैयार हो जाइए, कुछ कुछ आंसर दीजिए, कुछ कुछ हम आपको बताते जा रहे हैं। अगर आप किसी गैस का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में निकालते हैं, वर्ड है गैस का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में निकालना, यहाँ सॉल्यूट कौन है? सर गैस है। और यहाँ सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड है। तो देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स ले लेना गैस का, और नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, क्या ये मोल फ्रैक्शन गैस का हो जाएगा?
यस सर। ठीक है, तो अगर आप मोल फ्रैक्शन के टर्म में किसी गैस के सॉलिबिलिटी को लिक्विड में बताना चाहते हैं, देखिए सुनिएगा पूरा, देखेंगे कौन रिपीट कर देता है एकदम तुरंत। किसी मोल फ्रैक्शन के टर्म में गैस का सॉलिबिलिटी लिक्विड में बताना चाहते हैं, बोलो तो क्या बोलना है हम? n gas by n gas plus n liquid. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड। ये तो फॉर्मूला है ऋषिकेश। हम जो लैंग्वेज बोलते हैं ना, उसको जब तुम बोलेगा ना तो दिमाग उस हिसाब से काम करता है। हम बोल रहे हैं गैस के सॉलिबिलिटी को लिक्विड में मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करना है, बोलो पूरा लाइन। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड। वेरी गुड। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ऊपर होगा, और नीचे होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड। चलो एक तरीका ये। मोलारिटी के टर्म में अगर कभी कुछ पूछ ले, हम अभी आपको बोल रहे हैं लगभग 10 में से 9 क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन से बनने वाला इस टॉपिक का, लगभग 10 में से 9 क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन से बनेगा। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टू मोलारिटी। मोल फ्रैक्शन आपके लिए ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट टर्म रखेगा कंपैरिजन टू मोलारिटी। बात समझिएगा, ब्लू वाला ग्रीन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला। अब देखो मोलारिटी में अगर दिखाना पड़े तो मोलारिटी में आप सिंपली बोल दीजिए ना कि व्हाट इज द वेट ऑफ गैस व्हिच इज डिसॉल्व मल्टीप्लाइड विथ 1000। ये फॉर्मूला लास्ट डिराइव किए थे ना? यस सर। मोलर मास ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आप इसका सहारा लेंगे। और जैसा हम बोल चुके कि मोलारिटी का कम यूज इस टॉपिक में होता है। ठीक है, चलिए ये चीज बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बात। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ो। बेसिकली जब आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, किसको किस में डिसॉल्व करते हैं, बोलो फटाक से? गैस तो याद रखना कि जो नंबर ऑफ मोल्स गैस का होता है ना, वो लिक्विड के कंपैरिजन में काफी कम होता है। नंबर ऑफ मोल्स जो गैस का होता है वो लिक्विड के कंपैरिजन में काफी कम होता है। तो जहां नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड का है और प्लस नंबर ऑफ मोल्स गैस है, क्या नंबर ऑफ मोल्स गैस को नेग्लेक्ट करके इसको केवल नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड लिख दें? Yes sir. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम यहाँ से कुछ तैयारी कर चुके हैं जिसका आगे हम यूज करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हम आपको बता चुके। अब चलिए इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम हम शुरू से लेते आ रहे थे आपके सामने, कि जब आपका गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो डिस्कशन का मेन हिस्सा रहता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ का कहना है कि जब भी आप किसी गैस को किसी लिक्विड के सरफेस पे रखते हैं तो उस गैस का एक पार्शियल प्रेशर होता है। गैस का एक पार्शियल प्रेशर होता है। गैस जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड के सरफेस पे, याद रखना उसका उतना ही ज्यादा लिक्विड में सॉलिबिलिटी होगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम आपको पता है हमको क्या क्या आपको दिक्कत है, हम सब धीरे धीरे क्लियर करेंगे, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ दिक्कत है। देखिएगा, हम पूछेंगे आपसे, अगर आपको डाउट होगा आप पूछेगा, नहीं तो हम पूछेंगे। सुनिएगा ध्यान से, जब आप किसी लिक्विड के सरफेस पे गैस रखते हैं तो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, जितना ज्यादा गैस पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, याद रखना उस गैस का उतना ही ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लिक्विड में डिसॉल्व होगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? यस सर। अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो उसका अमाउंट जो लिक्विड में डिसॉल्व है वो ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। नो सर। अब हम एक चीज पूछते हैं। आप मान लीजिए एक बाल्टी पानी है ना, ऐसे कहीं ले जाके ऐसे रख दी, ठीक है? अब आप जैसे रूम में ही आप रख दी, तो रूम में आपके उस बाल्टी और पानी के ऊपर 2 मेजर गैस मौजूद है, आपको पता चल रहा है? यस सर। Yes sir. ठीक है ना? 2 मेजर गैस मौजूद है। हम क्यों पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं? क्योंकि जब गैस मिक्सचर में होगा, जैसे मेरे बाल्टी के सरफेस पे 2 मेजर गैस है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, बोलो सही है? हाँ यस सर। सर। तो हम यहाँ पे किसी एक का प्रेशर नहीं बोल सकते, हमको प्रेशर नहीं बोलना, हमको क्या बोलना है? पार्शियल प्रेशर। तो जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो गैस में ज्यादा, वो लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व रहेगा। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। तो याद रखना, सर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस वो वाला वापस बोलिए तो नहीं समझ आया कि सतह पे नाइट्रोजन गैस भी है बोल के। ऑक्सीजन हमारे एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, समझते हैं?
यस सर। यस तो सर। हमारे उस वाटर के सरफेस पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है ना। जी सर। अभी मान लो जैसे हम जिस रूम में खड़े होके पढ़ा रहे हैं आपको, यहाँ तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है ना। जी सर। ठीक है, तो आप जिसका भी सॉलिबिलिटी लीजिएगा आपको उसका पार्शियल प्रेशर लेना पड़ेगा। बात समझ गया ना। सर जी। पार्शियल प्रेशर मतलब ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर 11 में है। अच्छा चलो नहीं आता, हम आगे बता रहे इसमें है, हम आपको आगे बता रहे। अभी रुकिए ना, देखते हैं क्या होता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है क्या ना, कि जैसे मान लो पूरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो उसमें Yes, कुछ sir. प्रेशर ऑक्सीजन लगा रहा है और कुछ प्रेशर नाइट्रोजन लगा रहा है। 1 ATM का कुछ प्रेशर ऑक्सीजन लगा रहा है और कुछ प्रेशर है नाइट्रोजन लगा रहा है। तो ऑक्सीजन जो अपने हिस्से का प्रेशर लगा रहा है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। नाइट्रोजन जो अपने हिस्से का प्रेशर लगा रहा है वो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है, और दोनों को आप जोड़ दिए वो टोटल प्रेशर कहलाता है। बात समझे। यस हाँ सर। सर। तो Yes, अगर sir. आप बोलिएगा ना कहीं, मान लीजिए जैसे रूम का आप प्रेशर बोल रहे हैं 1 ATM, तो 1 ATM अकेले ऑक्सीजन थोड़ी ना लगा रहा है, टोटल नाइट्रोजन भी है। हाँ उसमें सर। कुछ Total ऑक्सीजन pressure लगा है। रहा है, कुछ नाइट्रोजन लगा रहा है, और भी छोटा छोटा गैस है। अब छोटा छोटा गैस को Yes, हम लोग sir. बात में हाँ नहीं सर लेते। समझ गए। बात समझ हाँ गया ना। सर। यस सर। ठीक है, तो वो हाँ, पार्शियल प्रेशर। तो चलो भाई बात करते हैं ऐसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस over surface of liquid is directly proportional to mole fraction of gas in liquid। क्या तुमको ये प्रोपोर्शनल वाला वर्ड समझ में आया। Yes, sir. जितना ज्यादा Yes, पार्शियल sir. प्रेशर होगा, जितना उतना ज्यादा ज्यादा पार्शियल mole प्रेशर fraction होगा गैस का, उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी लिक्विड में होगा। सॉलिबिलिटी होगा। हम बोले सॉलिबिलिटी, लेकिन यहाँ बोला जा रहा मोल फ्रैक्शन। हम बोले ना सॉलिबिलिटी को दो तरीके से आप बता सकते हैं यार, या तो मोल फ्रैक्शन से या मोलारिटी से। तो Yes, आपका sir. मेजर क्वेश्चन जो है वो मोल फ्रैक्शन से आएगा, तो मोल फ्रैक्शन ही हम लोग लेके पढ़ेंगे। ओके। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ठीक है, चलो भाई प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ। प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो इसको पहचान लो, ये है कांस्टेंट। H इज अ कांस्टेंट एंड हेनरी दैट H कांस्टेंट। इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। ये KH जो है भाई वो हेनरीज का कांस्टेंट है। जो साइंटिस्ट इस लॉ को दिए हैं वो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद जो कांस्टेंट यूज किया उसको हम लोग कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। इज दिस क्लियर। Yes, यस sir. सर। यस सर। Yes, अगर sir. KH और ध्यान रखना कि जो आपका KH है ना वो कांस्टेंट होता है, लेकिन तभी तक होता है जब तक कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। मतलब सर अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं तो KH कांस्टेंट, लेकिन अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट 27 के जगह पे 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे करने लगे तो वही KH नहीं ले सकते जो पहले था, KH बदल जाएगा। तो सर KH बदलेगा तो क्या होगा वो थोड़ा आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट। यस हाँ, सर। चलो Sir, बढ़िया बढ़िया। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। तो देख, जब कभी भी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर लेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बोल दो एक बार, पूरा स्टेटमेंट बोलना। P इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस नहीं बोलना, पूरा लाइन बोलना है। बोलो कौन बोल रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस Partial इक्वल टू pressure हेनरी exerted by the कांस्टेंट gas इनटू जब मोल भी किसी फ्रैक्शन ऑफ गैस का गैस। पार्शियल प्रेशर लेंगे वो KH mole into fraction of that gas. partial pressure of the gas in हेनरी the surface is directly proportional to the mole fraction of gas in चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो लोग आप लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस विल बी इक्वल्स टू KH ऑफ गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, और पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। KH इसमें किसको स्टैंड करता है बोलो फटाफट। हेनरी हेनरी कांस्टेंट। 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 ये हेनरीज कांस्टेंट कब तक कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता टेम्परेचर है। आपका कांस्टेंट हो। एक बार अगर आपका टेम्परेचर बदला तो हेनरी कांस्टेंट भी बदल गया। चलिए देखिए यहाँ Yes, sir. समझिए, देखिए यहाँ समझिए। हमेशा ध्यान रखिए कि हेनरीज कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो याद रखिए KH बढ़ जाएगा। इस लाइन का मतलब समझिए ऐसे कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो KH बढ़ जाएगा। सर प्लीज थोड़ा वेरीफाई कर दीजिए इसको। चलो देखो, अगर आप लिख रहे हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, तो क्या KH लिख सकते हैं प्रेशर बाई एक्स। यस ठीक ठीक। नीचे 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 एक एक लाइन को जैसे जैसे बोल रहे हैं दिमाग खुला रखना, अगले लाइन का आंसर देना। प्रेशर को कांस्टेंट रखो, सब कोई प्रेशर कांस्टेंट रख दो 1 ATM। अब बोलो अगर टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो एक्स बढ़ेगा या घटेगा। घट जाएगा। क्यों घट जाएगा बोलो फटाक से, क्यों घट जाएगा।
सर क्योंकि यहाँ केच जो है सर टेम्परेचर के केच का वैल्यू बढ़ जाता है सर। प्रोपोर्शनल ना है ना और वो एक्स नहीं, से केच बढ़ बढ़ जाएगा वो बाद में आएंगे, हम दूसरा चीज बोल रहे हैं। देखो टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाएगा, सुनना ध्यान से, टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाएगा तो गैस लिक्विड छोड़ के बाहर निकलने लगेगा। यस सर। सर। हाँ सर सर। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज किए तो जो हमारे गैस का सॉलिबिलिटी है वो घटेगा। हाँ सर यस सर। अगर गैस का सॉलिबिलिटी डिक्रीज किया तो तुम बोल सकता है ना कि सर एक्स ऑफ गैस डिक्रीज किया। यस सर। अब देखो एक्स डिनोमिनेटर है, एक्स घटेगा तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि केच बढ़ेगा। यस हर चीज का एक रीजन है, हर चीज का एक लॉजिक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस लिक्विड छोड़ के बाहर आता है, उसका सॉलिबिलिटी कम हो जाता है, गैस एक्स ऑफ गैस कम हो जाता है, इसलिए केच बढ़ता है। तो अभी देखो जैसे ये ग्राफ है, आपसे ये ग्राफ पूछा गया है किसी कंपटीशन में, ये बोला गया कि देखो भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और एक्स के बीच ये 3 ग्राफ दे दिया गया, फटाक फटाक फटाक, T1 T2 और T3। तुमसे बोला गया कि चलो यहाँ पे है ना ये डिसाइड करो कि अगर 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 हम लोगों का यहाँ पे केएच का वैल्यू, आप अगर टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर दें, अगर T1 को बढ़ा दें T2 से, T2 को बढ़ा दें हम लोग T3 से, तो आप बताओ केएच का क्या रिलेशन होगा। या इसका रिवर्स सोचिए, अभी हमको कोई सोच के बताइए कि जब आप इस लाइन का जो स्लोप लेंगे तो क्या स्लोप में आप प्रेशर बाई एक्स लिखेंगे। यस सर। और प्रेशर बाई एक्स का मतलब क्या केएच होगा। यस सर। चलो तीनों लाइन को देख के बोलो सबसे बड़ा स्लोप किसका है, 1 का, 2 का या 3 का। वन का। तो देख लो भाई यहाँ पे देखो, समझो सब कोई, देखो स्लोप अगर 1 का बड़ा है तो केएच 1 का बड़ा है, केएच 2 छोटा है, केएच सबसे छोटा है, तो टेम्परेचर भी तो सेम होगा। यस सर, टेम्परेचर के हिसाब से। क्या आपको कोई दिक्कत समझने में। नो सर। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो लिक्विड में वो घटता है, बिकॉज गैस टर्न्स आउट ऑफ लिक्विड, वो जो है वो लिक्विड से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो केएच का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। आई होप सो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। वेरी गुड। तो ये देखो, ये जो लाइन लिखा है ना, ये आपको पहले पढ़ा दिया गया, तो इस पे हम अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी हम लोग है ना पहले पढ़ रखे हैं कि अगर सेम फेज में रहता है तो हम लोग देखेंगे कि कौन, वो सब हम अभी बात नहीं करना चाहते। क्या आपको ये हेनरीज लॉ समझ में आया, किसी को कोई डाउट। नो सर। हेनरीज लॉ तुमको ये बताता है कि जब आप किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो जैसे जैसे गैस का पार्शियल प्रेशर आप बढ़ाएंगे, गैस का जो सॉलिबिलिटी लिक्विड में है वो बढ़ता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। प्रोपोर्शनैलिटी हटता वहां केएच यूज होता है, केएच इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। और ये हेनरीज कांस्टेंट तभी तक कांस्टेंट रहता है जब टेम्परेचर आप कांस्टेंट। अगर आपका ग्राफ है प्रेशर और गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच, तो उसका जो स्लोप होगा वो स्लोप केएच को दिखाता है, वो स्लोप हम लोगों का केएच को दिखाता है। तो हम लोग को इस ग्राफ में दिखा कि सबसे बड़ा स्लोप फर्स्ट का था, उससे छोटा सेकंड का था, सबसे छोटा थर्ड का था। तो टेम्परेचर भी उसी ऑर्डर को फॉलो करेगा। कोई दिक्कत किसी को। नो सर। चलिए अच्छा है। अब यहाँ पे थोड़ा एक और डिस्कशन होना चाहिए। जैसे कोई हमसे थोड़ा पार्शियल प्रेशर भी पूछा था तो हम उसके लिए भी आपको थोड़ा बता दें। अच्छा चलो जी, ये छोटा सा कंटेनर देखो, उस छोटे से कंटेनर को बड़ा कर दिया जाए जाके आपको ध्यान में सब कुछ दिखे। बहुत ध्यान से देखना, कुछ 11 का चीज हम आपको दोबारा बताने जा रहे हैं, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। इस कंटेनर को देख के हमको कोई बता दो तुमको कितना सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। सर 2 सर, नहीं कौन 3 कौन? सर। एक लिक्विड दिख रहा है, एक वेपर दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है, बात समझे। यहाँ पे 2 सॉल्यूशन, एक है लिक्विड फेज का सॉल्यूशन। लिक्विड फेज का सॉल्यूशन का मतलब हुआ इसमें जो हमारा लिक्विड है वो सॉल्वेंट है, ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग का गैस है वो सॉल्यूट है। ओके हाँ सर। और यहाँ हो सकता है कि एक से ज्यादा तरह का गैस मौजूद हो, बोलो सही है। यस सर।
तो ये गैस प्लस गैस का Gas. हम मिक्सचर बोल रहे हैं या सॉल्यूशन बोल रहे हैं। पता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब कभी गैस गैस का मिक्सचर हो, और अच्छे से सुनना है तो सुनिए, जब हमारे पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर हो, कैसा हो? नॉन रिएक्टिंग नॉन रिएक्टिंग गैसेस, reacting gases. नॉन रिएक्टिंग गैसेस का अगर मिक्सचर हो, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, तो यहां काम करता है डाल्टन्स लॉ। तो यहां काम करता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। थोड़ा हम 11 चल रहे हैं। हाँ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है? मान लो जैसे हम आपके सामने लिखते हैं A प्लस बी दो गैस है, ठीक है, A प्लस बी दो गैस। देखिए अभी है ना, आप इसको इस चैप्टर से नहीं जोड़िएगा, आप बोले हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में दिक्कत है, इसलिए आपको 5 मिनट अलग लेके चल रहे हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है ना, गैस गैस का मिक्सचर पे काम करता है, जिसमें गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकता भाई, वो दोनों मिलकर पानी बना देगा, तो तुमको ना हाइड्रोजन मिलेगा ना ऑक्सीजन मिलेगा, वहां पानी मिलेगा। बोलो, समझा? हाँ सर। तुमको क्या लेना होगा? ऐसा लेना होगा जो आपस में रिएक्ट नहीं करे, जैसे हीलियम को ऑक्सीजन के साथ ले लिए, ठीक है, नाइट्रोजन को आप ले लिए किसी हीलियम, ऐसा मतलब ऐसा गैस लेना जो रिएक्शन ना करे, तब ना गैस बचेगा और मेरा बात सही होगा। तो अगर हमारे पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, तो वैसे केस में अगर आप किसी भी एक गैस का प्रेशर लिखते हैं, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज का होता है, देखो लिक्विड फेज में भी यहाँ मोल फ्रैक्शन है, आपको पता चल रहा है? अरे यार, लिक्विड के अंदर अभी ना तुम पढ़ा कि लिक्विड के अंदर अगर हमको गैस का मोल फ्रैक्शन लेना है तो नंबर ऑफ मोल्स गैस का लेंगे और नीचे नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड। हम बोल रहे Yes, sir. हैं यहाँ गैस का मोल फ्रैक्शन। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप YA लिखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A गैस बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B गैस। बोलो, समझा? हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बताता है कि A का प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन गैस के ऊपर डिपेंड करता है, और जैसे ही यहाँ पे आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, यहाँ पे एक टोटल प्रेशर आ जाता है। ये सब आपको 11 में पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़े हैं, Yes, इतना sir. लाइन याद रखिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, नो sir. सर No, sir. ठीक है। तो हमारे पास अगर नॉन रिएक्टिंग गैस है तो उनके ऊपर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर काम करता है, हर एक के गैस का अपना अपना प्रेशर। चलो आगे बढ़े, थोड़ा और अच्छे से काम करें, इस पे ध्यान दें। चलिए ऊपर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ दिखाने का कोशिश है कि भाई गैस प्लस गैस ऊपर है, ओके, हाँ और सर। नीचे Yes, sir. में गैस प्लस लिक्विड है, ओके, ध्यान रखना, कंफ्यूज Yes, नहीं sir. होना, ठीक है? अब ऊपर में अगर आप टोटल पार्शियल प्रेशर 1 का लेंगे तो P टोटल इंटू मोल P फ्रैक्शन ऑफ total 1 into mole होगा। fraction. बताओ ये fraction. Y1 क्या है? बताओ अच्छे से बताओ, ये Y1 Mole क्या है? fraction. Mole Mole fraction fraction of of gas. सर मोल मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ गैस। एक गैस का गैस में, एक गैस ओके, का। सर एक एक गैस। गैस का। और मोल फ्रैक्शन यहाँ P2 जब लेंगे तो P टोटल इंटू Y2 लेंगे। बताओ ये ऊपर Y2 वाले क्या Mole है? fraction of second gas. Mole fraction second मोल gas. फ्रैक्शन Second ऑफ gas. सेकेंड गैस इन गैस, वो गैस का ही गैस Yes, में, sir. ओके। Second gas. अब फिर से देखो, यहाँ बताना ये X1 क्या है? बोलो जरा ढंग से। Mole fraction of Fraction of total का gas mole in fraction. gas plus liquid वाला. हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है। क्या दोनों में अंतर तुमको समझ में आया? दोनों अलग Yes, अलग sir. चीज है ना, Yes, इसलिए sir. है? Yes. Yes, sir. ठीक, सर समझ? हाँ बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर ये एक बार रिपीट करिए ना यहाँ से P1 से। बिल्कुल रिपीट कर देते। अभी मान ले जैसे तुम क्या बोलो, ठीक बोलो, मान लो तुम फिर से एक बाल्टी पानी ले लो, ठीक है, और उस पानी के सतह पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन है और पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है। पानी के अंदर केवल ऑक्सीजन मानना, नाइट्रोजन नहीं मानना, ठीक है? Yes, sir. हम ऐसा बस समझने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि होगा नहीं। हाँ, यस सर। तो पानी के सतह के ऊपर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैस है। हाँ सर। तो वहां पे कौन सा लॉ काम करेगा?
सर डाल्टन लॉ। वेरी गुड, डाल्टन डाल्टन सर और ऑक्सीजन नाइट्रोजन वहां रिएक्ट पे कर जाएगा। ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का जो मोल फ्रैक्शन गैस 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 का मोल फ्रैक्शन लेंगे तो वो y1 है या x1 है? तो Y1 y1 है, Y1 ठीक है। और जो बाल्टी में पानी लिया था, पानी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, तो ऑक्सीजन का अगर पानी के साथ है ना मोल फ्रैक्शन लेंगे तो वो क्या है? तो X1 Y2। वो x1 है भाई, वो x1 है, पानी के अंदर x1 है। अच्छा हाँ सर। y2 तो हवा में जो नाइट्रोजन था उसका मोल फ्रैक्शन हो गया, बोलो सही है? हाँ सर। Yes sir ठीक है। तो चीजों पे ध्यान रखना, डाटा पे ध्यान रखना। क्वेश्चन जब आता है वो इधर उधर का डाटा देता है, तुमको ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ का क्या डाटा है। आई होप सो समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिकी खेल खेला जा रहा है, सो बी केयरफुल। होता क्या है कि फॉर एनी गैस इन लिक्विड, जनरली होता क्या है कि जो हमारा गैस डिसॉल्व होता है लिक्विड में, तो सॉल्वेंट का अमाउंट हमारे सॉल्यूट से बहुत ज्यादा होता है। ऑब्वियसली पानी बहुत ज्यादा, उसके अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम है। पानी बहुत ज्यादा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम है। नंबर ऑफ मोल्स हमारा जो गैस का होगा वो काफी कम होता है लिक्विड से। अभी तो हम आगे लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर हमारा सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल से काफी कम है, तो कोई बता रहा मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में रिलेशन? आपको पढ़ाया गया 2 दिन पहले, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में रिलेशन कोई बता रहा क्या? सर m is equals to 1000 m by 1000 d minus m m1। चलो ठीक है, देखो आगे ध्यान से देखिए। अगर हमारा गैस का नंबर ऑफ मोल्स काफी कम है, सबको ध्यान देना, जो लोग पढ़े थे वो भी, जो नहीं पढ़े थे वो भी ध्यान देना, सबको देना, आपके लिए है। तो जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड से काफी कम है, तो जहां आप लिक्विड का और गैस का नंबर ऑफ मोल्स का सम लिख रहे हैं, क्या वो लिक्विड का नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा? Yes sir हाँ सर। तो जो मोल फ्रैक्शन आप गैस का लिख रहे हैं लिक्विड में, ऊपर में आप गैस का नंबर ऑफ मोल्स लिखे थे और नीचे लिक्विड का मोल और गैस का मोल लिखे थे। अभी आप बात कर ली कि सर इसको कर देंगे नेग्लेक्ट क्योंकि ये काफी कम है, यस सर। तो क्या नीचे नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड का बचेगा? हाँ सर। अच्छा, अब एक चीज और आप लोग पढ़े हैं ना कि नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बाय मोलर मास। यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइए भाई, यहाँ पे आइए। जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गैस का लिखेंगे तो आप लिखेंगे वेट ऑफ गैस बाय मोलर मास ऑफ गैस। यस सर। और नीचे आप लिखेंगे वेट ऑफ लिक्विड बाय मोलर मास ऑफ लिक्विड। बोलो सही है? यस सर। यहाँ से एडजस्टमेंट हम लास्ट आपका करके दिखाए थे कि आप इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ गैस इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ गैस इंटू वेट ऑफ लिक्विड, और आपको थोड़ा और हम एडजस्ट कर देते हैं इसको इनटू, देखो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कर दिया और मोलर मास ऑफ लिक्विड ऊपर चला गया। तो क्या यहाँ से यहाँ टर्म मिलके ये मोलालिटी होगा? हाँ सर। हाँ सर तो देखो भाई यहाँ पे देखो ध्यान से, तो लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल्स टू मोलालिटी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट बाय 1000। क्या आपको आया ये रिलेशन याद? आप कॉपी पे देखिएगा, 2 दिन पहले पढ़ाया गया। यस सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब यहाँ गैस, ओके। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000। इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा सबको? सर डेरिवेशन नहीं समझ आया। हाँ, ये डेरिवेशन एक्चुअली है ना थोड़ा पहले कर रखे हैं, तो हम आपको है ना अलग से जब नोट्स दे देंगे ना तो हम आपको अलग से बता देंगे, ओके। आप चिंता ना करें उसके लिए, ये डेरिवेशन पहले हो रखा है। हाँ जी सर। तो थोड़ा एडजस्टमेंट भी है और थोड़ा काम भी। अभी आप मान के चलो, आप एकदम 100% इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एकदम इजी सा चीज है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, एक एक चीज अभी तक जहां गए उसको एक बार है ना छोटा सा करके आपके सामने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा हम लोग है ना आपका डाउट क्लियर करने के लिए इधर उधर लेफ्ट राइट भी कर रहे हैं। सो कंसंट्रेट ऑन दैट। हम लोग का मेन टॉपिक ये था जो हम लोग है ना डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। बताओ आज के क्लास में कौन किस में डिसॉल्व हो रहा था?
सर गैस गैस gas डिसॉल्व हो liquid रहा था in the लिक्विड में। गैस एंड गैस लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा था। टेम्परेचर बढ़ा देने से ये सॉलिबिलिटी घटता था या बढ़ता था? घटता सॉलिबिलिटी घट जाती Increase है। और प्रेशर बढ़ा देने से ये सॉलिबिलिटी बढ़ता था या बढ़ता घटता था था? बढ़ता था बढ़ सर। जाता था। वेरी गुड। तो उसी पे बेस्ट हम लोग पहले मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी देखें, फिर हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में पढ़े कि पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। यहाँ कांस्टेंट केएच आ गया। केएच का Yes. इफेक्ट देखे टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ता क्या है। क्या होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ आपके सामने रखा हुआ है। सही है। Yes. फिर आपको बताया गया कि देखो भाई, जो आप सिंपल सा ऐसे सॉल्यूशन देखते हैं वो एक्चुअली एक सॉल्यूशन नहीं होता। वहां दो चीज हो सकता है, गैस लिक्विड में भी हो सकता है और गैस गैस आपस में भी मिलके उसके सरफेस पे हो सकता है। बोलो सही है। Yes, sir. गैस और गैस जब आपस में गैसेस फेज में है तो हम लोग डाल्टन्स लॉ के बारे में बात करते हैं। बोलो समझ में आ रहा है। Yes, sir. गैस और गैस जब आपस में है तो हम लोग जो अननोन पढ़ते हैं या बताते हैं वो है ना डाल्टन्स लॉ से हम लोग बात करते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है। Yes. और जो हमारा हेनरीज लॉ है, क्या वो Y1 पे बेस्ट है, मतलब गैस गैस के मिक्सचर पे या गैस लिक्विड के मिक्सचर पे? Gas गैस liquid. लिक्विड गैस लिक्विड के मिक्सचर पे बेस्ट है। तो उसमें डिस्कशन आगे बढ़ रहा था और हम लोग यहाँ पहुंचे थे। आई होप सो यहाँ तक आप समझ गए। कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो नहीं। नो सर। अब हम आपको जो आगे बताने जा रहे हैं, जो हम यहाँ से लिख रहे हैं, ये प्योर कंपटीशन के लिए आपके सामने बताया गया चीज है। इसको स्कूल से कोई मतलब नहीं है। देखो, हेनरीज लॉ लिखने का दो तरीका है। हम बोल चुके हैं ये प्योर कंपटीशन है, इसको स्कूल से कोई मतलब नहीं। हेनरीज लॉ लिखने का दो तरीका। एक तरीका जो आप पढ़ रहे थे, प्रेशर विल बी इक्वल्स टू KH इंटू एक्स ऑफ गैस। आपको पता है ना मोल फ्रैक्शन हमेशा यूनिट लेस होता है। Yes, sir. हाँ Pure सर। यस सर। क्योंकि ये मोल मोल का फ्रैक्शन है तो यूनिट लेस होगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस केस में याद रखना कि KH का जो यूनिट होगा, KH का देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो प्रेशर है, Yes, sir. हाँ तो सर। क्या मेरे KH का भी Newton. यूनिट प्रेशर होगा? यस हाँ, सर। sir. Yes, sir. तो कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें KH का वैल्यू प्रेशर का यूनिट के टर्म में दिया रहे, जैसे लिखा रहा है 0.2 ATM, 0.2 पास्कल, समथिंग लाइक दैट, तो आप मेंटली तैयार रहिए कि यहाँ KH प्रेशर के बराबर है, तो आप इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल बना लेते हैं। ठीक है। हम आपको एक ट्रिक बता दें, लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल कंपटीशन का इस तरह से दिया रहता है कि KH का जो यूनिट है वो 1 बाय प्रेशर रहता है, मतलब ATM इनवर्स, पास्कल इनवर्स, न्यूटन पर मीटर इनवर्स। बात समझ गए क्या? Yes, sir. तो अगर इनवर्स कैसे न्यूमेरिकल हो जाए? ऐसा मेंशन है जिसमें हमारा प्रेशर, जिसमें हमारा पार्शियल प्रेशर जो गैस का दिया है और जो हमारा KH का वैल्यू दिया है वो हमारे यूनिट का इनवर्स है, प्रेशर के यूनिट का इनवर्स है, उस समय आप पहले इक्वेशन से न्यूमेरिकल बनाइएगा। नहीं बनेगा, हम अभी आपको बता दिए, ये स्कूल के लिए नहीं है, ये कंपटीशन के लिए। तो वैसे केस में आपको हेनरीज लॉ को एडजस्ट करके इसको यूज करना पड़ता है, और इसका यूज आप तभी करेंगे, यूज ओनली इफ दिस इज एप्लीकेबल, मतलब KH हैव यूनिट 1 बाय प्रेशर इनवर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, sir. ठीक है। तो आप अगर हमसे पूछेंगे कि सर हेनरीज लॉ फिर कौन है, फर्स्ट है या सेकंड है, तो हम बोलेंगे देखो लोअर क्लास में तो समझने के लिए आप फर्स्ट वाला समझ लीजिए, लेकिन जब साइंस आगे डेवलप किया तो वो देखा कि दो चीज होता है। आप पार्शियल प्रेशर को बढ़ाइएगा तो गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है लिक्विड में, लेकिन रिवर्स भी तो होता है कि गैस का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में तभी बढ़ेगा जब गैस का पार्शियल प्रेशर सरफेस पे बढ़ेगा। बोलो सही है। इसलिए Yes, sir. बहुत सारे क्वेश्चन का लैंग्वेज डिसाइड करता है कि आपको प्रोसीड कैसे करना है। बहुत सारे क्वेश्चन का लैंग्वेज डिसाइड करता है कि आपको प्रोसीड कैसे करना है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है। नाउ यू हैव अ न्यूमेरिकल, तुम्हारे पास एक न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल लिखा है। द सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर exposed to atmosphere, एटमोस्फेयर में खुला छुड़ा है, is 5.3 into 10 to the power minus 4m। ठीक है। नाइट्रोजन का सॉलिबिलिटी दिया है, m में दिया है, मतलब मोलारिटी में दिया है। सही है, मोलारिटी में दिया। वैसे हम आपको छोटा सा हिंट देते, जब मोलारिटी कम रहे ना तो मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन को आप लगभग है ना एक तरीके से मान के बना सकते हैं। आगे सुनिए,
find its solubility in water in a container where its partial pressure over surface of water is 760 mm of Hg, assuming air contains 80% nitrogen by gas. पूरा क्वेश्चन समझना, ठीक है, पूरा क्वेश्चन समझना। हाँ, अगर हमारे पास लिखा है क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन गैस का वाटर जहां एटमॉस्फेयर में खुला है वहां पे सॉलिबिलिटी है 5.3 10⁻⁻⁴ है। फाइंड इट सॉलिबिलिटी इन वाटर इन अ कंटेनर where its partial pressure over surface of water is 760 mm of Hg, assuming air contain 80% nitrogen। कोई क्वेश्चन में बता सकता है कि जब आप उसको शुरुआत में लिए, फर्स्ट केस में लिए, जब आप फर्स्ट केस में लिए, गिवन केस में, फर्स्ट केस में जब आप लिए उसको, फर्स्ट केस में एक एक लाइन समझिएगा अच्छे से। तो पार्शियल प्रेशर 760 mm ऑफ Hg 180 m नहीं था। पता है फर्स्ट केस में क्या था? फर्स्ट केस में सर क्या था? फर्स्ट केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का केवल 80% प्रेशर नाइट्रोजन का था। सर क्या बोल रहे हैं? हम बोलेंगे वहां सॉल्व किया हुआ चीज मत देखो, पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट केस। क्या आपको दिख रहा है जो हम लिख रहे हैं? यस सर। सबको ध्यान देना, बढ़िया नंबर। फर्स्ट केस, क्या मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 m या 760 mm ऑफ Hg होगा? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर क्वेश्चन बोलता है कि 80% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो अगर हम अकेले केवल नाइट्रोजन का इसमें पार्शियल प्रेशर लिखे तो 180 m का 80% लिखेंगे। यस सर, यस सर, मतलब 0.8 ATM होगा। हाँ सर। यस सर। अब हम आपको दो केस दिखाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरे पास है, एक है फर्स्ट केस और एक है मेरे पास सेकंड केस। हम आपको दो केस का डाटा बना दे, आप तुरंत तुरंत बना लीजिएगा, ठीक है? देखिए ध्यान से। फर्स्ट केस में हम लोग नाइट्रोजन के प्रेशर को लेंगे 0.8 ATM और उसका सॉलिबिलिटी दिया है। अब आप बोलिए, सॉलिबिलिटी तो आपको मोलारिटी में दे दिया है, तो इस बार x लिखने के बजाय m लिख लो। यस सर। 5.3 इंटू 10⁻⁻⁴ m, बोलो सही है? यस सर। ठीक है। सेकंड केस में कोई हमको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा है क्या कि सेकंड केस में नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? एकदम बढ़िया से लिख दिया है कि भाई 760 mm ऑफ Hg। देख लो, अच्छे से पढ़ो। वेयर इट्स पार्शियल प्रेशर ओवर सरफेस ऑफ वाटर इज 760 mm ऑफ Hg, बोलो सही है? यस सर। 760 mm को क्या हम सीधा सीधा 180 m लिख दें? 180, यस सर। तो यहाँ हम सेकंड केस में 180 m लिख दिए और बोला है कि नया सॉलिबिलिटी निकाल के दिखाओ, तो क्या M2 निकालना है? यस सर। हम आगे बनाएंगे, हम आगे हाँ, सर। कैलकुलेशन भी आपका करेंगे, आपको बोलेंगे। आप हमको केवल देख के बता दीजिए सॉलिबिलिटी बढ़ा होगा या घटा होगा? घाटा होगा। घटा होगा सर, अच्छे से बोलो, अच्छे से देख के बोलो। तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगा बढ़ा ना? होगा या घटा होगा? सर बढ़ा होगा, सॉरी प्रेशर 0.8 से प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ गया। बढ़ा होगा सर। पार्शियल प्रेशर बढ़ा है या घटा है? बढ़ा बढ़ है। गया। तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ेगा ना? यस हाँ सर। सर, बढ़ेगा। हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइए मत। इज दिस क्लियर? हाँ यस सर। सर। अब आप सिंपल एक चीज बताइए, क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन है कि टेम्परेचर बदला है? नहीं सर। नो नहीं सर। बदला, तो वो कहीं मेंशन नहीं है। तो जो KH आप यहाँ लेंगे वही KH यहाँ भी लेंगे। यस सर। यस तो आप क्या लिखेंगे? P1 इज इक्वल टू KH इंटू M1 यस सर। यस और सर। फिर आप लिखेंगे P2 इज इक्वल टू KH इंटू M2, बोलो सही है? हाँ यस सर। भाई दोनों को डिवाइड कर दीजिए, KH कट जाएगा, उसके बाद 3 को मालूम है, को निकालना है और क्या। यस सर, निकल यस सर। समझे सब कोई? सर इस कांस्टेंट का वैल्यू भी होता है क्या? एकदम होता है, आपको मिल जाएगा न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन दिया रहेगा एकदम बढ़िया से, ठीक है? तो एकदम क्वेश्चन में दिया रहता है। समझ में आया? हाँ सर। यस तो अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ही मेन खेल होता है, क्वेश्चन को समझो। एक मिनट, थोड़ा हम आगे प्रोसीड कर ले, देखे कोई और क्वेश्चन है? नहीं है। तो हम चाहेंगे ना कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें।
एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, नहीं बनेगा ऑब्वियसली बताएंगे, हाँ नीचे हिंट्स भी है आपके पास, लेकिन हम चाहेंगे इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। तो ये पूरा का पूरा एक टॉपिक था, यहाँ खत्म हो गया। अगला है ना वेपर प्रेशर है, उसको हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। वेपर प्रेशर देखो इस बार क्या हो रहा है, तो लिक्विड और लिक्विड मिलेगा। कौन कौन मिलेगा? लिक्विड और लिक्विड मिलेगा। अभी हम लोग कौन खत्म किए? गैस एंड लिक्विड। गैस इन लिक्विड। सबको देखिए आप है ना लीव कर रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट हम बोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। फिजिक्स का क्लास आज होगा, ठीक है? पिछले दिन फ्राइडे को आपके ईद की वजह से छुट्टी था ना? हाँ सर। तो फिजिक्स का क्लास अभी हम लेंगे। सेकंड बैच का फिजिक्स था ना? हाँ Yes, सर, sir. वो होगा। और फर्स्ट बैच का मैथ छूटा था ना फ्राइडे को? यस सर। तो वो मैथ्स आपका 5:15 बजे से होगा, ठीक है? तो 5:15 Yes, sir. 5:15 से आपके आगमन तक बारात उरात किया है? सर हम लोग का फिजिक्स कब होगा? अभी होगा, अभी 3:30 बजे से। सर। 5:15 से हम लोग का ही मैथ है सर, सेकंड बैच का मैथ्स आज नहीं होगा। सेकंड बैच का मैथ्स नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा लगातार 3 क्लास हो जाएगा, तो तुम्हारा अभी फिजिक्स होगा, समझे? सेकंड बैच का भी फिजिक्स है और फर्स्ट बैच का 5:15 बजे से मैथ्स है। कोई दिक्कत? सर तो हम लोग का बायोलॉजी नहीं होगा ना? बायोलॉजी भी नहीं होगा? बायोलॉजी है तो सर बायोलॉजी कितना बजे से होता है? 5:15, 5:15 मतलब 5:15 होता है। तो सर हम लोग का भी तो 3 क्लास हो जाएगा। नहीं, बायोलॉजी का जो टाइम है आपका 5:15 बजे वो होगा, ठीक है? ठीक हम है। लोग हम लोग का भी तो 3 क्लास हो जाएगा। अरे यार बायो एक साथ में होता है सबका। सर फर्स्ट बैच का कितना क्लास है इसके बाद? वही ना सर। फर्स्ट बैच का 5:15 बजे से मैथ्स है और सेकंड बैच का अभी 3:30 बजे से फिजिक्स है। आप बोलो, कुछ और बोलना है? सर हम लोग का तो सर, सेकंड बैच मैथ नहीं होगा ना? सेकंड बैच का मैथ्स नहीं होगा। और कुछ बोलना है? सब बोल रहे थे कि हम लोग का बायो क्लास कैंसिल करवा दीजिए ना, हम लोग का भी तो 3 हो जाएगा। अरे तुम लोग को पढ़ाने के लिए आदमी खड़ा है, तुम लोग